Bismillahirrahmanirrahim. Next portion is psychosocial aspect of pain from section E of behavioral sciences. फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट कैसे करनी है पेन की या फिर इंटरवेंशंस टू रिलीव पेन क्या क्या हैं। सबसे पहले आपने पेशेंट की साइकोलॉजिकल असेसमेंट करनी होती है कि बायोसाइकोसोशल असेसमेंट करते हैं। साइकोलॉजिकल असेसमेंट में आपने असेस करना होता है कि पेशेंट को बेसिकली इशू क्या है, और हम मेनली बायोसाइकोसोशल असेसमेंट करते होते हैं पेशेंट की। बायोसाइकोसोशल असेसमेंट क्या है, कैसे की जाती है, इसकी एक बहुत डिटेल्ड वीडियो होगी अपलोड, इस प्लेलिस्ट में नहीं है, मैं इसमें भी ऐड कर देती हूँ बल्कि। और उसमें ऑस्पी में भी ना 45 मार्क्स करने, मुझे भूल ही गया, 45 का ही, हाँ जी 45 मार्क्स का एक स्टेशन उसका आता होता है, लॉन्ग स्टेशन बायोसाइकोसोशल असेसमेंट का। तो वो आप वहाँ से कर सकते हैं। और आपने उसको अभी अगर सेंडअप्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आप के कॉलेज में सेंडअप्स में ऑस्पी वगैरह ली जाती है तो आप लाजमी अभी करें, नहीं तो प्रॉफ में उसको देख लीजिएगा। अब पहले अपने पेशेंट की बायोसाइकोसोशल असेसमेंट करनी है, फिर डिस्कस करने हैं प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स के, उसके माइंड में क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो जो कोई इवेंट था, कोई पेनफुल इवेंट अगर था, कोई इट्स रेलिवेंट टू सम ट्रॉमेटिक इवेंट से रेलिवेंट था, तो आपने उसके प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स डिस्कस करने हैं कि जो चीज़ें उसको बार बार वो रिपीट हो रही हैं उसके माइंड में जो याद आ रही हैं। अलाउ द पेशेंट टू एक्सप्रेस फीलिंग्स ऑफ डिस्ट्रेस, आपने पेशेंट को कंप्लीट मौका देना होता है। अब देखें हम लोग सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन ई तक आ गए और हम हर चीज़ में हर चैप्टर में यही बात रिपीट करते हैं कि आपने पेशेंट को मौका देना कि वो अपनी बात, आपको पहले बताया, वो उसको कोई जिस भी चीज़ की उसको जो डिस्ट्रेस है वो अपनी फीलिंग्स को शेयर करे, वो एक्सप्रेस करे, आपने उसको इन्वायरमेंट ऐसा प्रोवाइड करना है। अब टेकिंग पेशेंट्स व्यू अबाउट द कॉज ऑफ पेन, आपने पेशेंट्स का व्यू लेना है, पेशेंट से पूछना है कि उसको क्या लगता है, उसको किस वजह से तकलीफ़ है। साइकोट्रोपिक ड्रग्स से ट्रीटमेंट करनी है या आपने अगर हम कहें ना फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन आप कैसे कर रहे होते हैं कि आप पेशेंट को एंटी डिप्रेसेंट देते हैं, SSRIs देते हैं, SNRIs SSRIs एंटी डिप्रेसेंट्स वगैरह हमने उसको देने होते हैं। ये हमने कर ली थी साइकोट्रोपिक ड्रग्स से या फिर फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन। अब साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन या नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन कैसे करते हैं, इनके ना नाम अपने, ये कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का नाम अच्छे से याद कर लें। पेन में हम मोस्टली, या डिप्रेशन में, एंजाइटी में हम CBT ही कहते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी को CBT भी लिखा होता है अक्सर, तो इसका नाम आपने लाजमी याद करना है। बाकी मसल रिलैक्सेशन टेक्निक हमने की थी लास्ट वीडियो में, या लास्ट से पहले वाली सेकेंड लास्ट वीडियो में। और मसाज है, मेडिटेशन है, सोशल सपोर्ट, योगा, सोशल स्किल्स लर्निंग या म्यूज़िक, ये चीज़ें वो हैं कि जो आपको थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करते हैं कि आप वो अगर किस चीज़ की वजह से आप उसको बार बार सोच के आपको तकलीफ़ होती है ना किसी इवेंट को याद करके, तो दे विल एक्ट एज अ काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन है। योगा भी मेडिटेशन है कि वो आप अपने आप पे फोकस कर रहे होते हैं, आपकी जो परेशानी है, जो तकलीफ़ है, उसको आप भूलने की फॉर द टाइम स्पेन आप कोशिश कर रहे होते हैं। और CBT कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, ये एक साइकोलॉजिकल थेरेपी है, और मैंने बताया कि एंजाइटी, डिप्रेशन और पेन वगैरह में हम यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट सिनेरियो था, आई गेस इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है कि बस हमने पेशेंट की असेसमेंट की है, उससे बातचीत करके पूछा कि उसको क्या मसला था, किस वजह से उसको पेन स्टार्ट हुई है, या फिर अगर इट्स रेलिवेंट टू सम ट्रॉमेटिक इवेंट तो हमने थोड़ा सा उसको पूछ लिया, उसके प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स देख लिए हैं, पेशेंट की डिस्ट्रेस को रिवील करने की कोशिश की है। डॉक्टर का ना बात करने का अंदाज़ इस तरह होना चाहिए कि पेशेंट बात करे तो आधी तकलीफ़ उसकी वैसे ही दूर हो जाए। तो वो किस तरह होता है कि आप पेशेंट का पूरा पॉइंट ऑफ व्यू सुन रहे होते हैं तसल्ली से, पेशेंट को भी इस चीज़ की ना सेटिस्फेक्शन होती है कि उसने सारा जो आपको कन्वे करना चाह रहा था बात, उसने वो कर दी है। तो वही सारी बातें थी, आप इसको अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। बिहेवियरल साइंसेज में मेनली आपको बस स्टोरी बनानी आनी चाहिए। ये पॉइंट्स सुन लें बस, आपको इसको इट इज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक चीज़ इसमें याद करनी है बस आपने, CBT। अब नेक्स्ट है, अ 35-year-old फीमेल विद herniated disc हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम बैक पेन फॉर पास्ट 2 years। टू हेल्प कंट्रोल, अभी पास्ट 2 years यानी क्रोनिक पेन है उसे, टू हेल्प कंट्रोल हर पेन शी टेक्स ओपिएट बेस्ड मेडिकेशन डेली। शी इज़ एट हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग विच डिसऑर्डर। अच्छा, इसमें है ओपिएट यूज डिसऑर्डर, एक क्वेश्चन ये है, और एक क्वेश्चन यहाँ पे आएगा रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। ये थोड़ा से डिफरेंट है बाकी चीज़ों से, मतलब बाकी ये कि आप कहानियाँ अपनी बना सकते हैं, लेकिन इसका एज इट इज़ आपको पता होना चाहिए। तो ये 2 क्वेश्चंस को याद कर लीजिएगा कि अब पेशेंट जो काफ़ी देर से ओपिएट्स ले रहे होते हैं, मेडिकेशंस ले रहे हैं, उसको किस चीज़ का रिस्क है कि उसको शी इज़ एट हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग ओपियाइड एडिक्शन। कि अगर आपको वैसे ना पता हो, आपने ना पढ़ा हो, तो आपको एक जनरल कॉमन सेंस ही होता है ना कि आप एक चीज़ काफ़ी देर से ले रहे हो, फार्मा में भी तो पढ़ा होगा ना आपने सारा कुछ, तो उस चीज़ की एडिक्शन हो जाती है। तो ओपियाइड एडिक्शन हो जाएगी उसको, या ओपियाइड डिपेंडेंस हो जाती है
उसकी बॉडी डिपेंड करने लग जाती है उन ड्रग्स पे, विच कैन इवेंचुअली लीड टू ओपियाइड यूज डिसऑर्डर। ये उसकी जो एडवर्स फॉर्म है या फिर इसकी मोर क्रिटिकल स्टेज है ओपियाइड एडिक्शन की, वो क्या होता है, ओपियाइड यूज डिसऑर्डर हो जाता है। ओपियाइड यूज डिसऑर्डर अब क्या है? इट इज़ अ कम्प्लेक्स इलनेस characterized by compulsive use of opioid drugs even when the person wants to stop or when the drug negatively affects the person's physical and emotional well-being। ओपियोइड यूज डिसऑर्डर क्या होता है कि एक कम्प्लेक्स इलनेस है, एक कंडीशन है बॉडी की कि जिसमें बॉडी यूज़ कर रही होती है ओपियोइड ड्रग्स उस वक्त भी जब उसकी ज़रूरत नहीं है, और वो चाह भी रही होती है वो पर्सन कि वो ना उन ड्रग्स को यूज़ करे, लेकिन उसकी बॉडी इस हद तक उन पर डिपेंड हो चुकी होती है, एडिक्टेड हो चुकी होती है कि वो विलिंगली भी, और आल्दो उसकी उस चीज़ का, उस ड्रग का उसकी बॉडी पे नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा होता है, फिर भी वो उस चीज़ को यूज़ कर रहा होता है, तो उस पर डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा हो चुकी है, तो उसको हम कहते हैं ओपियोइड यूज डिसऑर्डर। स्टार्ट में ओपियोइड थोड़ी एडिक्शन हुई, डिपेंडेंस हुई, फिर उस चीज़ को क्या कह दिया हमने, ओपियोइड यूज डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट सेक्शन बल्कि स्टार्ट हो गया, कॉमन साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स इन जनरल हेल्थ सेटिंग्स के जनरल हेल्थ सेटिंग्स में कौन से मेनली कॉमन साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं। इसमें से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स रेलिवेंट टू सुसाइड के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं और इसमें प्रोटेक्टिव फैक्टर्स क्या हैं। ये हमें 2024 के जो एनुअल सेंडअप था उसमें भी आया था, एनुअल जो प्रॉफ था UHS का, उसमें ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट इसमें एक है स्किज़ोफ्रीनिया, अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्किज़ोफ्रीनिया का ना एक, जब मैंने ही पढ़ा था तो मैंने एक लेक्चर लिया था, वो इंडिया के कोई थे टीचर ना, तो वो बता रहे थे लेक्चर्स में, उन्होंने काफ़ी कंडीशंस ना और साइकेट्री की भी उसमें बताई, और ये साइकोलॉजी का जो बिहेवियर साइंसेस का रेलिवेंट है ना उससे भी वो पढ़ा रहे थे। उन्होंने ना एक वो इसके टिप बताई थी स्किज़ोफ्रीनिया की, जो मुझे अभी भी याद है, मुझे अब मैं वीडियो बनाने लगी थी तो मुझे माइंड में वो आई। वो कह रहे थे कि जिसका सिनेरियो सबसे लंबा होता है ना और 2-4 चीज़ों का कम्बिनेशन बताया गया कि उसको डिल्यूजन्स भी हो रही हैं, हेल्यूसिनेशंस हैं, मेनली ऑडिटरी हेल्यूसिनेशंस होती हैं, और पेशेंट की कंप्लेंट्स लंबी सारी होती हैं। ये मैंने अभी शॉर्ट करके शायद लिखा हुआ था, सिनेरियो लंबा होगा, मैंने ना इन सारों को बड़ा थोड़ा प्रिसाइज करके लिखा हुआ है। इवन इनफैक्ट हर क्वेश्चन में ही BS में थोड़ा सिनेरियो सा बनाया होता है, लेकिन उसके बाद ना वो पूछ रहे होते हैं, जैसे सुसाइड वाला क्वेश्चन है ना, ऊपर उसका लंबा सा सिनेरियो दिया होगा, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट अगर पूछा हुआ है कि सुसाइड के प्रोटेक्टिव फैक्टर्स क्या हैं या रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, तो मैंने सिर्फ वो प्रोटेक्टिव फैक्टर्स या रिस्क फैक्टर को क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ, बाकी सारे PDF में भी इसी तरह किया हुआ, और ये बात मैं पहले बता चुकी हूँ। उसका पर्पज़ ये था कि जहाँ पे तो सिनेरियो का रोल हो ना आपके आंसर पिकिंग में, कि आपको सिनेरियो से पिक करना हो आंसर, वहाँ पे तो मेंशन करना इट्स गुड कि मैं लिखती, लेकिन जहाँ पर उन्होंने सिनेरियो दे के आपको डायरेक्ट बाद में पूछा ही हुआ है कि आपको रिक्वायर क्या क्वेश्चन में, जैसे सिनेरियो दे के एक उन्होंने कहा है कि बस आप लिखें काउंसलिंग के लिए के स्टेप्स क्या हैं, या फिर इंफॉर्मेशनल केयर क्या है, या पूछें कि सुसाइड के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, तो उसमें वो सारा जो पीछे वाली कहानी थी उसको लिखने का पर्पज़ नहीं था कोई। अच्छा खैर, मैं ये बताई थी कि जो स्किज़ोफ्रेनिया वाला था ना, इसका सबसे लंबा होता है, उसका ना उन्होंने काफ़ी सारे साइन सिम्टम्स बताए होंगे पेशेंट के, और लंबा सारा सिनेरियो होगा, तो वो सर कह रहे थे कोई MCQ आ जाए, कोई ऐसी कोई जहाँ पे आपको लगे ना कि सिनेरियो बहुत लंबा सारा दिया होता है, तो उसको आंखें बंद करके स्किज़ोफ्रेनिया पे आपने लगाना होता है। इसकी प्रोनाउंसिएशन वेरी करती है, कुछ शिज़ोफ्रेनिया कहते हैं, कुछ स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं, व्हाटएवर यू से। तो साथ उसमें डिल्यूजन्स हेल्यूसिनेशंस का बताया होता है। ये क्वेश्चन करेंगे, और इसके बाद रहता है एक वो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम और डेलिब्रेट सेल्फ हार्म। ये डेलिब्रेट सेल्फ हार्म वाला और सुसाइड वाला कुछ आपके फोरेंसिक वाले पॉइंट्स भी रिपीट हो जाएंगे, इजी क्वेश्चंस हैं। थोड़ा सा पोर्शन रहता है जिसका काफ़ी रहता है वैसे सेक्शन ही।